सबसे पहला टर्म है हमारे पास कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग। जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, इसका मतलब है कॉर्पोरेट यानी किसी कंपनी का रीस्ट्रक्चर करना, कंपनी का फिर से निर्माण करना। ये क्यों किया जाता है? ये तब किया जाता है जब लगता है कि कोई कंपनी ठीक से काम कर नहीं पा रही है और उसके स्ट्रक्चर में कुछ बदलाव की जरूरत है। जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है उसमें कुछ बदलाव की जरूरत है। ये बदलाव डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, जैसे कि आगे जिनको हम एक एक करके समझेंगे। इन्हीं में से एक है एमलगमेशन। एमलगमेशन का मतलब क्या होता है? एमलगमेशन का जो कॉमन मीनिंग है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर कंपनीज इनटू ए न्यू कंपनी। जब दो या दो से ज्यादा कंपनी, जैसे कोई कंपनी ए है, कोई कंपनी बी है, और इन दोनों को मिलाकर के एक नई कंपनी बना दी जाए सी, तो ये एमलगमेशन कहलाता है। मर्जर, मर्जर जो वर्ड है, अभी जो हम डिस्कशन कर रहे हैं ये कॉमन डिस्कशन में यानी कि कॉमन बातचीत में जो यूज होते हैं उनको देख रहे हैं। फिर एज पर एक्ट और एज पर अकाउंटिंग परसेप्शन जो मीनिंग यूज होता है उसको आगे फिर समझेंगे। मर्जर वर्ड का मतलब है कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर कंपनीज इनटू वन बाय आइदर क्लोजिंग द ओल्ड कंपनीज इनटू वन न्यू एंटिटी और बाय वन कंपनी एब्जॉर्बिंग द अदर। यानी कि सामान्य भाषा में जब मर्जर वर्ड की बात की जाती है तो वहां पे मर्ज का मतलब ये भी हो सकता है कि दो पुरानी कंपनियों को मर्ज कर दिया जाए एक नई कंपनी में। इसके अलावा मर्जर का मतलब ये भी हो सकता है कि दो कंपनी जो काम कर रही हैं ए और बी, उनमें से एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी को अपने में मर्ज करा ले, यानी कि एक कंपनी बंद हो जाए और वो दूसरी कंपनी में एग्जिस्टिंग में मिल जाए जाकर के। हालांकि ये जो टर्म है इसको बोला जाता है एक्वाजिशन, जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को ले लेती है। और इसके अलावा इसके लिए टर्म यूज की जाती है टेक ओवर, जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को ले ले। या इसके अलावा इसके लिए एक टर्म और यूज की जाती है, उसको कहा जाता है कि एब्जॉर्ब करना, एब्जॉर्प्शन। तो मर्जर एक लार्जर टर्म है सामान्य भाषा में, इसमें एब्जॉर्प्शन भी हो जाता है। जैसे ए कंपनी ने बी कंपनी को अपने आप में एब्जॉर्ब करा लिया, एब्जॉर्प्शन में बी समाप्त हो जाएगी, ए में ही मिल जाएगी, ए पहले से चल रही है चलती रहेगी। लेकिन ए और बी अगर दोनों को समाप्त करके नई कंपनी बना दिया जाए तो ये एमलगमेशन कहलाएगी। और जो मर्जर है वो ऐसा वर्ड है जिसमें एब्जॉर्प्शन भी शामिल हो जाएगा और एमलगमेशन भी शामिल हो जाएगा। ये कॉमन डिस्कशन का वर्ड है। आगे है डीमर्जर। डीमर्जर वर्ड मर्जर का उल्टा है, रेसिप्रोकल है। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी संस्था के बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं और जब संस्था को लगता है कि उसका साइज कुछ जरूरत से ज्यादा बड़ा हो जाता है तो अपने कुछ पार्ट को, अपनी कुछ एक्टिविटी को, किसी एक डिपार्टमेंट को वो अपने से अलग कर देती है और उसके लिए एक अलग कंपनी बना देती है, तो इसको कहते हैं डीमर्जर। नेक्स्ट है एक्वाजिशन। एक्वाजिशन जो टर्म है इसका मतलब होता है कि ये वैसी सिचुएशन होती है जब एक कंपनी एक्वायर करती है किसी दूसरी कंपनी को और विद द परमिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ एक्वायरी कंपनी। मतलब ये हुआ कि ए कंपनी और बी कंपनी दोनों काम कर रही हैं। ए कंपनी ने बी कंपनी के 50% से ज्यादा या 100% तक शेयर खरीद लिए, तो इसका मतलब इसने बी कंपनी को एक्वायर कर लिया ए कंपनी ने। वैसे तो एक्वाजिशन, टेक ओवर ये लगभग एक जैसे वर्ड हैं और कई दफे सिमिलर या सिनोनिम की तरह यूज किए जाते हैं, लेकिन फिर भी इनमें थोड़ा सा अंतर आ जाता है इनकी इंटेंशन को लेकर के। यानी कि जब ए कंपनी ने बी कंपनी को आम सहमति से, बी कंपनी के जो शेयर होल्डर थे वो भी रेडी थे कि हमारी कंपनी अब ए कंपनी के पास चली जाएगी, तो ऐसे केस में जब विद एग्रीमेंट और इस तरीके का एक कंपनी दूसरी कंपनी को परचेज करती है तो वो एक्वाजिशन कहलाता है। टेक ओवर जो वर्ड है वो थोड़ा सा नेगेटिव सेंस लिए रहता है। टेक ओवर वर्ड तब यूज किया जाता है जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को टेक ओवर कर लेती है विदाउट द परमिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द एक्वायरी कंपनी। यानी कि बी कंपनी नहीं चाह रही थी कि हमारी कंपनी को कोई दूसरी कंपनी ले ले, लेकिन ए कंपनी ने किसी तरीके से 50% से ज्यादा जो होल्डिंग थी बी की वो खरीद ली और इस तरीके से इसको टेक ओवर कर लिया। नेक्स्ट है टर्म रिकंस्ट्रक्शन। रिकंस्ट्रक्शन जो वर्ड है इसका मतलब होता है कि फिर से कुछ कंस्ट्रक्ट करना, यानी कि किसी कंपनी में रीअरेंजमेंट करना उसके फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में, तो रिकंस्ट्रक्शन कहा जाता है।
ओनली वन कंपनी इज इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस। अभी तक जो हम डिस्कस कर रहे थे, जितने भी टर्म थे, इन सारी टर्मिनोलॉजी में एक से ज्यादा कंपनी शामिल थी, यानी कि दो कंपनी या दो से ज्यादा कंपनी। जबकि रिकंस्ट्रक्शन जो वर्ड है ये यूज तब किया जाता है जब एक ही कंपनी होती है, वही अपने आप में कुछ रिकंस्ट्रक्शन, कुछ बदलाव करती है। और यह बदलाव दो तरीके का हो सकता है, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। जो टर्म एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन है ये कहता है कि कुछ बाहरी बदलाव होना है, यानी कि इसका मतलब होता है कि सेल ऑफ बिजनेस किया जाएगा एग्जिस्टिंग कंपनी का और एक अनदर कंपनी बनाई जाएगी इस पर्पज के लिए। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो एक कोई कंपनी है ए और ये कंपनी काम कर रही है। ए कंपनी का जो प्रेजेंट स्ट्रक्चर है वो ठीक नहीं है, कंपनी लगातार हानि में जा रही है या कंपनी की इमेज को कुछ धक्का लगा है, इमेज सही नहीं रही है। ऐसे केस में ए कंपनी के जो शेयर होल्डर्स है वो डिसाइड करते हैं कि अब जो ए कंपनी है इसको समाप्त किया जाएगा और इसकी जगह कोई नई कंपनी बनाई जाएगी जो ज्यादा सूटेबल तरीके से काम कर सकती है। तो जो ए कंपनी है इसको समाप्त कर दिया जाएगा और इसकी जगह बी कंपनी बनाई जाएगी। और बी कंपनी जो होगी उसमें वही शेयर होल्डर होंगे जो पुरानी ए कंपनी के शेयर होल्डर है, मतलब वही ओनरशिप रहेगी, बस पुरानी कंपनी को बंद करके उसकी सारी एसेट्स नई कंपनी को दे दी जाएंगी। ये एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन है। ऐसे केसेस में ज्यादातर पुराने नाम को आगे भी कंटिन्यू कर लिया जाता है, जरूरी नहीं है नया नाम हो, पुराना नाम को भी थोड़ा सा नाम चेंज करके भी काम कर लिया जाता है। जैसे ए कंपनी है, अब ए कंपनी की जगह मान लो वो न्यू ए कंपनी रख लें या अन्य कोई नाम रख सकते हैं। नेक्स्ट है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ये होता है कि अब बाहर जाएंगे ही नहीं, ये जो ए कंपनी है ये अपने अंदर ही बदलाव करेगी, कोई विशेष बदलाव नहीं होगा। और इसमें क्या होता है, खास तौर पे इसमें लोअर किया जाता है क्लेम्स ऑफ शेयर होल्डर या डिबेंचर होल्डर या क्रेडिटर या अदर लायबिलिटीज, यानी कि कंपनी वही रहेगी, बस ये एक बदलाव करेंगे, इनको लग रहा है कि इनकी ओवर कैपिटलाइजेशन हो गया है या कंपनी को लॉसेस काफी हैवी हो गए हैं, इकट्ठे हो गए हैं, बैलेंस शीट है उसमें काफी लॉस दिख रहे हैं, एसेट की वैल्यू ठीक नहीं दिख रही है। तो ऐसे केस में कुछ इंटरनल चेंजेस किए जाते हैं। इंटरनल चेंजेस किए जाते हैं कैसे, जैसे कि शेयर होल्डर्स को कहा जाता है कि आप अपनी होल्डिंग कुछ कम कर लीजिए, डिवेंचर होल्डर्स को कहा जाता है कि आप अपना कुछ सैक्रिफाइस कर दीजिए। तो ऐसे केस में जो कंपनी की या तो लायबिलिटीज है उनमें कमी कर दी जाती है या कैपिटल में कमी कर दी जाती है और इस तरीके से एसेट्स को करेक्ट कर लिया जाता है। इसका जैसे मैं एक बैलेंस शीट के माध्यम से एक छोटा सा एग्जांपल अगर देना चाहूँ, जैसे मान लो किसी कंपनी की जो एसेट्स हैं वो 20 लाख हैं, लेकिन वास्तव में देखने में लग रहा है कि ये 20 लाख की है नहीं, उधर लायबिलिटीज भी 20 लाख की है, इसमें कैपिटल भी है या डिवेंचर भी है या क्रेडिटर भी है। कंपनी ने कहा कि जो एसेट्स हैं वो 20 लाख की है नहीं और हमें करेक्शन करने की जरूरत है, तो उन्होंने कहा ठीक है 15 लाख की एसेट को रिवैल्यू करके कर देते हैं। और अगर मान लो ये एसेट को रिवैल्यू करते हैं 15 लाख, तो लायबिलिटी साइड में भी इनको 5 लाख कम करने पड़ेंगे। अब 5 लाख कम करने के लिए कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को भी मना सकती है कि आप अपने शेयर सरेंडर कर दीजिए 5 लाख तक के, या क्रेडिटर्स या डिवेंचर्स को बोल सकती है कि आप भी 1-1, 2-2 लाख का योगदान कर दीजिए। ऐसे केस में सीधे कुछ लायबिलिटीज कम कर दी जाएंगी या शेयर होल्डिंग जो है वो कम कर दी जाएगी और ये साइड भी 15 लाख पे आ जाएगी। तो इस तरीके से करेक्शन किया जाता है। ये इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के एग्जांपल है। इसके अलावा और भी तरीके होते हैं, उन सबको वन बाय वन समझेंगे। तो अभी बात करते हैं पहले मर्जर एज डिस्कस्ड इन इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। अभी तक हमने जो कॉमन अंडरस्टैंडिंग में वर्ड यूज हुआ है, तो मर्जर को कंपनीज एक्ट में बताया गया किस तरीके से, पहला मर्जर बाय एब्जॉर्प्शन, दूसरा कहा गया मर्जर बाय फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू कंपनी। मतलब कंपनीज एक्ट ये कहता है कि मर्जर देखो एब्जॉर्ब करके भी हो सकता है और ये एक नई कंपनी फॉर्म करके भी हो सकता है। जो पहला है ये कहता है कि जो एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन का मतलब हो गया कि एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी को ले ले, जैसे ए कंपनी बी कंपनी को खरीद ले, तो वो भी मर्जर है और इस मर्जर को कहेंगे एब्जॉर्प्शन टाइप का मर्जर, यानी कि ए ने बी को अपने आप में मिला लिया। एब्जॉर्प्शन आमतौर पे बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को अपने आप में मिला लेती है। जैसे मान लो ए काफी बड़ी कंपनी है, मतलब ऐसा अक्सर होता है कि ए कंपनी काफी बड़ी कंपनी है, बी मान लो छोटी कंपनी है, तो बी कंपनी जो है इसको ये ए कंपनी अपने में एब्जॉर्ब करा सकती है, ये भी मर्जर है कंपनीज एक्ट के तहत। कंपनीज एक्ट ये कहता है दूसरा मर्जर ये भी हो सकता है फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू कंपनी, यानी कि प्रॉपर्टी और लायबिलिटीज ऑफ 2 और मोर कंपनीज आर टू बी ट्रांसफर टू ए न्यू कंपनी। जैसे ए कंपनी बी कंपनी पहले से चल रही है, तो मर्जर ऐसे भी हो सकता है कि सी कंपनी दोनों कंपनीज को अपने इनकी सब एसेट और लायबिलिटीज को ले ले, ए और बी बंद हो जाए, सी एक नई कंपनी बन जाए इस पर्पज के लिए।
ये भी मर्जर है। तो अभी यहाँ पे ये ध्यान देने की बात है कि कंपनीज एक्ट के अनुसार जो मर्जर है, मर्जर में ही ये दोनों पार्ट आ जाते हैं, एब्जॉर्प्शन भी और एमलगमेशन भी। लेकिन अब देखते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 क्या कहता है इस बारे में। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 AS 14 जो कि हमें ये बताता है कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा एमलगमेशन के केस में। उसमें जो वर्ड यूज किया गया वो एमलगमेशन यूज किया गया है, चाहे वो किसी भी टाइप का रिस्ट्रक्चर है कंपनी का। उन्होंने कहा एमलगमेशन, एक ही वर्ड यूज किया। हाँ, अब एमलगमेशन को भी इन्होंने दो तरीके से बताया ES 14 में। इन्होंने बताया कि एमलगमेशन हो सकता है इन द नेचर ऑफ मर्जर और एमलगमेशन हो सकता है इन द नेचर ऑफ परचेज। एमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर। अब देखिए AS 14 ने किस तरीके से डिफाइन किया है कि एमलगमेशन को मर्जर का नेचर का एमलगमेशन कब कहा जाएगा। इनका कहना है कि एमलगमेशन दो तरीके का हो सकता है, एक मर्जर की नेचर का, दूसरा परचेज की नेचर का। तो इन्होंने बताया कि जो मर्जर की नेचर का एमलगमेशन कब बोला जाएगा कंपनीज को, तो तब बोला जाएगा, इसकी 5 कंडीशन है और हम पांचों कंडीशंस को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहली कंडीशन ये कहती है all the assets and liabilities of transferor company become after amalgamation the asset and liabilities of the transferee company। ये कह रहे हैं कि अमलगमेशन को मर्जर के नेचर का अमलगमेशन तब कहा जाएगा जैसे मान लो ए कंपनी ने बी कंपनी को खरीदा। अब ये कह रहे हैं कि बी कंपनी की जितनी भी एसेट्स और लायबिलिटीज हैं वो बाद में ए कंपनी की एसेट और लायबिलिटी बन जाएंगी। पहली कंडीशन, ट्रांसफर हो जाएंगी बी की एसेट और लायबिलिटी ए के पास। दूसरी कंडीशन है शेयर होल्डर holding not less than 90% of the face value of equity share of the transferor company other than the equity shares already held therein immediately before the amalgamation by the transferee company or its subsidiary or their nominees become equity shareholders of the transferee company by virtue of amalgamation। मतलब ये कह रहे हैं कि जो बी कंपनी चल रही थी, जिस बी कंपनी को ए ने खरीद लिया या अपने आप में मिला लिया, तो ये कह रहे हैं कि बी कंपनी के नॉट लेस देन 90%, मतलब 90% या इससे ज्यादा जो शेयर होल्डर थे बी कंपनी के, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, वो ए कंपनी के भी शेयर होल्डर बन जाएंगे इस मर्जर के माध्यम से। इस मर्जर के माध्यम से मतलब बी कंपनी के जो शेयर होल्डर थे, तो 90% या उससे ज्यादा शेयर होल्डर्स को ए कंपनी उनके बी कंपनी में होल्डिंग के बदले अपनी जो नई कंपनी बनेगी ए कंपनी या मान लो मिलकर के ए बी कंपनी बन रही है, तो उस नई कंपनी के शेयर होल्डर ये बन जाएंगे जो पुरानी कंपनी के शेयर होल्डर थे। मतलब पुरानी कंपनी के कम से 90% या उससे ज्यादा शेयर होल्डर नई कंपनी के भी शेयर होल्डर एज इट इज रहेंगे। सेकंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन है कंसिडरेशन फॉर द एमलगमेशन। इसके ऊपर क्वेश्चन आए हुए हैं दरअसल प्रीवियस एग्जाम में और इन्हीं पांचों कंडीशंस के ऊपर आए हुए हैं। द कंसिडरेशन फॉर द एमलगमेशन receivable by those equity shareholders of the transferor company who agree to become equity shareholders of the transferee company is discharged by the transferee company wholly by equity shares in the transferee company except the cash may be paid in respect of any fractional share। मतलब ये कह रहे हैं कि साहब जो बी कंपनी के शेयर होल्डर, जो पुरानी कंपनी थी उसके शेयर होल्डर नई कंपनी के शेयर होल्डर बनने के लिए अगर जो शेयर होल्डर रेडी हो गए थे, उनकी पेमेंट नई कंपनी अपने शेयर इशू करके ही करेगी। हाँ, अगर कोई फ्रैक्शन आ जाता है किसी शेयर का, फ्रैक्शन का मतलब ये होता है कि बी कंपनी में मान लो किसी पर्सन के जो 3 शेयर थे उसकी जगह ए कंपनी के मान लो 2 शेयर मिलने हैं, तो अब होगा क्या कि 3 के बदले में 2 शेयर, यानी कि 3 के बदले में 2 शेयर मिलेंगे तो एक तो बच ही जाएगा। अब एक के शेयर के बदले में क्या देंगे, तो ऐसा जब फ्रैक्शन बच जाएगा तो उसके बदले में कैश दिया जा सकता है वैल्यू करके। आमतौर पर जो पेमेंट होगी वो नई कंपनी के शेयर से ही होगी ताकि जो पुरानी कंपनी के शेयर होल्डर है वो नई कंपनी में शेयर होल्डर बन जाए, इसलिए। चौथा पॉइंट कहता है द बिजनेस ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी is intended to be carried on after the amalgamation by the transferee company। चौथा कहता है पॉइंट कि जो बिजनेस है ट्रांसफरर कंपनी का, मतलब जो कंपनी बिक रही थी,
जिसका बिजनेस दूसरी कंपनी को मिला, उस कंपनी के बिजनेस को खरीदने वाली कंपनी इस इंटेंशन के साथ ले रही है कि वो उसके बिजनेस को कंटिन्यू चलाती रहेगी, उस कंपनी को बंद नहीं करेगी, उसको लेकर के चलाएगी। और फिफ्थ पॉइंट कहता है नो एडजस्टमेंट इज इंटेंडेड टू बी मेड टू द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट एंड लायबिलिटी ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी व्हेन दे आर इनकॉर्पोरेटेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द ट्रांसफरिंग कंपनी एक्सेप्ट टू एंश्योर यूनिफॉर्मिटी ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। मतलब पांचवा पॉइंट ये कहता है कि साहब जो बी कंपनी बिक रही थी, जो बिक गई थी, जो खरीद ली गई है, उस कंपनी की एसेट और लायबिलिटीज की जो भी बुक वैल्यू थी बी की बुक्स में, उसी बुक वैल्यू पे वो नई कंपनी में भी दिखाई जाएंगी, उनमें कोई चेंज नहीं किया जाएगा, छोड़ करके केवल ऐसे केस को जब अकाउंटिंग को पॉलिसी को यूनिफॉर्म करने के लिए, जैसे ए की मान लो पॉलिसी कुछ अलग थी, अकाउंट्स की बी की अलग थी, तो अगर कहीं पे ऐसी जरूरत पड़ी कि अकाउंटिंग पॉलिसी को एक जैसा बनाना है तो उस संदर्भ में थोड़ा बहुत चेंज किया जा सकता है। अदरवाइज बी कंपनी की बुक वैल्यू जो थी, उसकी बिल्डिंग की, उसकी एसेट की, उसकी जितनी भी एसेट्स की, संपत्तियों की, लायबिलिटीज की, वो एज इट इज नई कंपनी की बुक्स में भी रहेंगी। तो ये कहता है जब ये पांचों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएं तो ऐसे एमलगमेशन को कहा जाएगा मर्जर के नेचर का एमलगमेशन, AS 14 के अकॉर्डिंग। मोटे तौर पे एक बार रिवाइज कर देते हैं वन लाइन में। पहली कंडीशन कहती है कि एसेट और लायबिलिटी जो बिक रही है कंपनी, उसकी एसेट और लायबिलिटी खरीदने वाली कंपनी की एसेट और लायबिलिटी बन जाएंगी। दूसरी कंडीशन कहती है कि जो कंपनी बिक रही है उसके 90% या उससे ज्यादा शेयर होल्डर नई कंपनी के भी शेयर होल्डर बने रहेंगे। तीसरी कंडीशन कह रही है कि जो पुरानी कंपनी जो बंद हो रही है उसके शेयर होल्डर्स जो ये चाहते थे कि वो नई कंपनी में शेयर होल्डर बनेंगे, उनको उनकी इच्छा के हिसाब से नई कंपनी के शेयर ही मिलेंगे, मतलब उनकी जो पेमेंट मिलेगी पुरानी शेयर होल्डिंग की, वो बदले में नई कंपनी के शेयर मिल जाएंगे उनको। चौथा पॉइंट कहता है कि जो पुरानी कंपनी है उसके बिजनेस को नई कंपनी खरीद करके कंटिन्यू करेगी, चलाएगी, उसको बंद नहीं करेगी। पांचवा पॉइंट कहता है कि पुरानी कंपनी जो बंद हो गई है उसकी एसेट और लायबिलिटीज नई कंपनी की बुक्स में उसी पुरानी वैल्यूज पे ही दिखती रहेंगी। अगर ये पांचों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो इसको कहा जाएगा मर्जर के नेचर का एमलगमेशन। और सेकंड है एमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। परचेज के नेचर का एमलगमेशन तब क्या होगा? तो ये कहते हैं कि ऊपर वाली ये जो पांचों कंडीशन थी, इनमें से अगर मान लो एक भी कंडीशन पूरी नहीं हो रही है, या सारी की सारी पूरी नहीं हो रही है, या एक भी नहीं हो रही है, तो फिर ऐसे एमलगमेशन को परचेज के नेचर का एमलगमेशन कहा जाएगा। अब आते हैं आगे, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एमलगमेशन, मर्जर एंड एक्विजिशन। तो क्योंकि एमलगमेशन हो, चाहे मर्जर हो, चाहे एक्विजिशन हो, ऑब्जेक्टिव एक ही होता है इन सबका, कंपटीशन अवॉइड हो जाए, मतलब कंपटीशन ना करना पड़े। जो कॉम्पिटिटर कंपनी है कई दफा वो इसलिए आपस में मिल जाती हैं ताकि कंपटीशन कम हो जाए। कोलैबोरेट रिसोर्सेज, अपने रिसोर्सेज को कोलैबोरेट करने के लिए सहयोग कर सकते हैं अपने रिसोर्सेज से। लार्ज स्केल इकोनॉमी अचीव करने के लिए, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करने के लिए रिसोर्सेज का, और सिनर्जेटिक बेनिफिट लेने के लिए। सिनर्जेटिक बेनिफिट का मतलब होता है, जिससे सेंटेंस में कहते हैं भाई 1 और 1 11 हो जाना। जब 1-1 थे तो दोनों 1-1 ही थे, और 1-1 होकर के 2 नहीं हुए, 1-1 होकर के 11 हो गए, यानी कि कुछ और एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल गया मिलने का। इंक्रीज रिसोर्सेज, रिसोर्सेज को बढ़ाने के लिए। इनके एडवांटेजेस हैं, एमलगमेशन, मर्जर या एक्विजिशन कुछ भी कहो, कैपिटल ज्यादा हो जाएगी, प्रॉफिट ज्यादा कमा पाएंगे, कंट्रोल ज्यादा बना रहेगा, प्रोडक्शन ज्यादा होगा, कंपटीशन कम हो जाएगा, काम करने में इकोनॉमी होगी, बचत होगी। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं एमलगमेशन, मर्जर और एक्विजिशन के। मैनेज करने में प्रॉब्लम हो सकती है, जब बड़ा साइज हो जाएगा संस्थाओं का, कई दफा मैनेज करने में समस्या आ सकती है। कॉपरेशन में कमी आ सकती है, जो कंपनी बिक गई थी उस कंपनी के जो एम्प्लॉइज हो वो हो सकता है डिसहर्टन फील करें और कॉपरेशन ना करें। इंक्रीज्ड प्राइस, प्राइस बढ़ सकते हैं, जब कंपटीशन कम हो जाएगा तो मोनोपोली जैसी पावर हो जाएगी, प्राइस बढ़ा सकते हैं सामान के। सप्लाई पे कंट्रोल कर सकते हैं, मोनोपोलिस्ट बन जाएंगे। ओवर कैपिटलाइजेशन हो सकता है, ओवर कैपिटलाइजेशन हो जाएगा क्योंकि रिसोर्सेज ज्यादा हो गए, हो सकता है उतनी परफॉर्मेंस ना दिखा पाए। प्रॉब्लम फॉर स्मॉल ट्रेडर्स, छोटे ट्रेडर्स के लिए समस्या बन जाएगी, क्योंकि कुछ कंपनी जब आपस में मिल जाती हैं तो उनका साइज बहुत बड़ा हो जाता है और कॉम्पिटिटर्स के लिए समस्या खड़ी कर देते हैं।
अब बारी आती है परचेज कंसिडरेशन। देखिए अभी तक जो बात कर रहे थे, तो देखिए चाहे मर्जर हो, एक्वाजिशन हो, अब वर्ड एक ही यूज होगा आगे के लिए, अमेलगमेशन, क्योंकि अकाउंटिंग के पर्पज से एक ही टर्म यूज किया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में, अमेलगमेशन। तो जब अमेलगमेशन होता है, कुल मिलाकर के कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी को खरीदती है। हो सकता है कोई नई कंपनी पुरानी कंपनी को खरीदे, हो सकता है कोई पुरानी कंपनी ही किसी दूसरी पुरानी कंपनी को खरीद ले। लेकिन जब किसी कंपनी को आप खरीदेंगे तो उस कंपनी को कुछ प्राइस पे करेंगे। हमने किसी चलती हुई संस्था को खरीद लिया, बिजनेस को खरीद लिया, तो उसके लिए जो मूल्य देंगे उस पूरे बिजनेस के लिए, वो परचेज कंसिडरेशन कहलाता है। जैसे मान लो कोई ए कंपनी है, हमने कहा कि ये ए कंपनी हम खरीदना चाहते हैं, तो ए कंपनी ने कहा कि ठीक है आप खरीद सकते हैं और हमारी कंपनी का जो मूल्य है वो 20 लाख है, तो 20 लाख कहलाएगा इसका परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन का मतलब वो एग्रीगेट अमाउंट से होता है, जो चाहे शेयर्स में हो या अदर सिक्योरिटीज में हो, जो इशू की जाए या पेमेंट किया जाए, चाहे कैश में या अदर एसेट्स में, ट्रांसफरी कंपनी के द्वारा ट्रांसफरर कंपनी को। देखिए अमेलगमेशन में जो टर्म यूज किया जा रहा है, वो कंपनीज के लिए दो ही टर्म यूज की जाएंगी। एक ट्रांसफरी कंपनी, ट्रांसफरी कंपनी उस कंपनी को कहा जाएगा जो कंपनी किसी कंपनी को खरीद रही है। दूसरी ट्रांसफरर कंपनी, ट्रांसफरर कंपनी वो कंपनी होगी जो कंपनी अपने आप को बेच रही है। तो जो सेलर कंपनी है वो ट्रांसफरर और जो बायर कंपनी है वो ट्रांसफरी। तो इसमें कहा गया है कि जो बायर कंपनी है, यानी कि अब जो ऑथेंटिक वर्ड है वो ट्रांसफरी यूज होगा बायर के लिए, सेलर के लिए ट्रांसफरर। तो जो ट्रांसफरी कंपनी है वो जिस कंपनी को खरीद रही है, उसकी खरीदने का परचेज कंसिडरेशन किसको कहेंगे कि इसके लिए जो भी शेयर दे रही है, जैसे मान लो हो सकता है ए कंपनी बी कंपनी को ले रही है, तो जो बी कंपनी है, बी कंपनी के जो शेयर होल्डर हैं वो बी कंपनी के मालिक हैं। तो ए कंपनी कह रही है बी कंपनी के शेयर होल्डर को, मालिकों को, कि देखिए हम आपको 5 लाख के तो शेयर दे देंगे, 4 लाख के डिवेंचर दे देंगे, 8 लाख कैश दे देंगे। तो इन सबको मिलाकर के जो भी वो पे कर रहे हैं, चाहे वो शेयर दे रहे हैं, चाहे डिवेंचर दे रहे हैं, सिक्योरिटी किसी भी टाइप की, चाहे वो कैश दे रहे हैं और चाहे वो करंट दे रहे हैं, यानी कि वो कह रहे हैं कि ठीक है साहब 3 लाख का हम आपको कुछ सामान दे देंगे। तो ये सब कुल मिलाकर के परचेज कंसिडरेशन ही कहलाएगा, जो हम कीमत पे करेंगे किसी संस्था को खरीदने की। अब बात आती है मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन। ये जो परचेज कंसिडरेशन है, मतलब जो मूल्य हम पे करेंगे परचेज करने का, इसको कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं? तो इसके 4 मेथड हैं। पहला है लंप सम पेमेंट मेथड। लंप सम पेमेंट मेथड वो मेथड होता है जिसमें आपसी सहमति से तय कर लेते हैं खरीदने वाली कंपनी और बेचने वाली कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कि साहब हम अपनी कंपनी को 20 लाख में बेचेंगे। तो जब ऐसे एक मुश्त बता दिया जाए, लंप सम बता दिया जाए अमाउंट, तो इस मेथड को कहते हैं लंप सम मेथड। इसमें कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ती नहीं। दूसरा है नेट पेमेंट मेथड, तीसरा है नेट वर्थ या नेट एसेट मेथड, और चौथा है इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड या शेयर एक्सचेंज मेथड। तो अब बात करते हैं पहले लंप सम मेथड, ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसमें कैलकुलेशन की कोई जरूरत नहीं होती है। इसका जैसे कि एक एग्जांपल है कि एक लिमिटेड एग्री हुआ कि वो टेक ओवर करेगा बी लिमिटेड को 10 लाख में, तो ये जो 10 लाख है यही परचेज कंसिडरेशन है, खरीद मूल्य, क्रय मूल्य कह सकते हैं। दूसरा मेथड है नेट पेमेंट मेथड। नेट पेमेंट मेथड कहता है कि जो परचेज कंसिडरेशन है वो बेस्ड है नेट पेमेंट पे, यानी कि जो आप नेट पे कर रहे हैं। जैसे हम कोई कंपनी खरीद रहे हैं, हम उस कंपनी को, जो उस कंपनी के शेयर होल्डर हैं, जिस कंपनी को हम खरीद रहे हैं, जो ट्रांसफरर कंपनी है, हम उसके शेयर होल्डर को कह रहे हैं कि आपको हम शेयर दे देंगे 2 लाख के, आपको हम डिवेंचर दे देंगे 3 लाख के, आपको हम कैश दे देंगे 4 लाख के। तो जो हम देने का वादा कर रहे हैं ये सब उसका परचेज कंसिडरेशन है, क्रय मूल्य है। नेट पेमेंट मेथड में जो नेट पे करते हैं वही कीमत है। तीसरा है नेट वर्थ और नेट एसेट मेथड। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, इसमें हम शुद्ध मूल्य निकालते हैं बिजनेस का। नेट एसेट यानी कि हम ये देखते हैं कि जिस बिजनेस को, जिस कंपनी को हम खरीद रहे हैं, उस कंपनी की जो एसेट्स हैं उनकी नेट वैल्यू क्या है। अच्छा, वैल्यू इसमें वो ली जाती है जिस पे एग्री हो जाते हैं। बायर और सेलर जो होते हैं वो आपस में बार्गेनिंग कर सकते हैं अपनी एसेट्स और लायबिलिटीज पे।
तो एसेट की जो तय हो गई कीमत एग्री हो गई, उसमें से घटा देंगे लायबिलिटीज की जो कीमत तय हो गई एग्री हो गई। जैसे हम किसी कंपनी को ले रहे हैं तो हमने कहा साहब हम तो आपकी एसेट्स की वैल्यू लगाएंगे, हमने उसकी सारी एसेट्स की वैल्यू लगा दी और उनकी एसेट्स की वैल्यू हमने बताई कि आपकी सारी एसेट्स में ला करके बैठती है 50 लाख की। फिर हमने उनकी लायबिलिटीज की वैल्यू बताई, क्योंकि चलता हुआ बिजनेस खरीद रहे हैं हम, तो उनकी लायबिलिटीज की वैल्यू हमने लगाई 40 लाख। तो हम कहेंगे कि साहब आपकी जो टोटल एसेट थी वो 50 लाख की, टोटल लायबिलिटी 10 लाख की, इसका मतलब आपका जो परचेज कंसिडरेशन है वो 40 लाख बना। एसेट भी हम ले लेंगे उसकी लायबिलिटी भी हम ले लेंगे। ये है नेट वर्थ या नेट एसेट मेथड, शुद्ध मूल्य निकाल लिया हमने उसके बिजनेस का। फिर है इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड या शेयर एक्सचेंज मेथड। जैसा नाम से पता चल रहा है, इसमें हम किसी एसेट के शेयरों की इंट्रिंसिक वैल्यू निकालते हैं, आंतरिक कीमत निकालते हैं, उस कंपनी का वैल्यूएशन करके उसके शेयर की वैल्यू जानते हैं। इसको शेयर एक्सचेंज मेथड भी कहते हैं, क्योंकि इसमें एक कंपनी दूसरी कंपनी को उसके शेयर के बदले में कितने शेयर देगी ये तय किया जाता है। इस मेथड में परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ रेशियो इन विच द शेयर ऑफ ट्रांसफरी कंपनी आर टू बी एक्सचेंज्ड फॉर द शेयर ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी। जैसे मान लो ए ट्रांसफरी कंपनी है, बी ट्रांसफरर कंपनी है। अब बी कंपनी बिक रही है तो बी के शेयर होल्डर्स ने ए कंपनी ने कहा बी के शेयर होल्डर्स को कि देखो आपके पास जितने भी शेयर हैं बी कंपनी के, हम आपको पेमेंट इस तरीके से करेंगे कि हर 2 शेयर के लिए हम आपको 3 शेयर देंगे अपनी कंपनी के, हर 2 शेयर के लिए हम 3 शेयर देंगे। तो ये रेशियो बन गया पेमेंट का। अब किसी के पास मान लो बी कंपनी के 1000 शेयर, तो हम इस 2/3 के रेशियो में उसको शेयर देंगे, 3/2 निकाल देंगे, क्योंकि हम 2 के बदले में 3 दे रहे हैं, तो 1000 के बदले में कितने देंगे, इसका रेशियो निकाल लेंगे, 1500 शेयर बन जाएंगे। अगर किसी के पास बी कंपनी के 2000 शेयर होंगे, हम उसको ए कंपनी के 3000 शेयर दे देंगे। ये शेयर एक्सचेंज मेथड कहलाता है। इसको इस एग्जांपल से समझें जरा। एग्जांपल है बी लिमिटेड एग्री हुआ कि वो बाई करेगा ए लिमिटेड को, और एग्री हुआ कि इशू करेगा 4 शेयर ऑफ ₹10 ईच फॉर एवरी 3 शेयर ऑफ ₹10 ईच ऑफ बी लिमिटेड। जो ये 10 रुपीज है, ये फेस वैल्यू है, इसका कोई योगदान रहता नहीं है। हमें खाली एक्सचेंज मेथड में ये देखना है कितने शेयर के बदले में कितने दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा है कि 3 शेयर के बदले में हम 4 शेयर इशू कर देंगे। द टोटल नंबर ऑफ शेयर ऑफ बी लिमिटेड, अब बी लिमिटेड के टोटल नंबर ऑफ शेयर जो है वो 10,000 है। द मार्केट प्राइस ऑफ ईच शेयर ऑफ बी लिमिटेड इज ₹15 पर शेयर। मार्केट प्राइस ऑफ ईच शेयर ऑफ बी लिमिटेड के हर एक शेयर का जो मार्केट प्राइस है वो ₹15 है। मार्केट प्राइस जिस पे वो सहमत हुए हों उस पे होगा लेन देन। फाइंड आउट द परचेज प्राइस फाइंड आउट करना है। तो इसमें ये शायद ये लाइन उल्टी हो गई है, इसको मैं ऐसे बोल देता हूँ, ये रिटर्न में शायद गलत है ये। इसमें ए लिमिटेड बी लिमिटेड को खरीद रही है, बी लिमिटेड के 10,000 शेयर हैं। ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को कहा है कि आपके जो 10,000 शेयर हैं उनका हम पेमेंट अपनी कंपनी के शेयर से कर देंगे, और हम हर शेयर होल्डर को 3 शेयर के बदले में 4 शेयर देंगे। तो पहले हम ये निकालेंगे शेयर कितने देने पड़ेंगे। तो देखो बी लिमिटेड के शेयर हैं 10,000 और हमने उनको वादा कर दिया है कि 3 शेयर के बदले में हम 4 देंगे, तो इसका मतलब हम ज्यादा शेयर देने पड़ेंगे भाई, 3 के बदले में 4 दे रहे हैं। नई कंपनी के 4 शेयर मिलेंगे, पुरानी कंपनी के 3 शेयर के बदले में। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर निकालने के लिए 10,000 का 4/3 कर देंगे, तो ये शेयर आ जाते हैं 13,333, और ये फ्रैक्शन में आएंगे एंड 1/3। मतलब ये शेयर तो पूरे मिल जाएंगे 13,333 10,000 के बदले में, और ये एक शेयर का 1/3 पार्ट और बच जाएगा, फ्रैक्शन में आ गया कैलकुलेशन। तो परचेज प्राइस की पेमेंट कैसे करेंगे? परचेज प्राइस की पेमेंट करेंगे कि साहब हम 13,333 शेयर तो पे कर ही रहे हैं, और एक शेयर की मार्केट वैल्यू है बीके की, जिस कंपनी को हम खरीद रहे हैं उसकी ₹15, तो 15 से गुना कर दिया 1,99,995, ये शेयर की वैल्यू आ गई। फिर देखेंगे कैश कितना देना पड़ेगा, तो चूंकि 1/3 शेयर और शेयर की कीमत है एक की ₹15, तो ₹15 एक शेयर की कीमत है, तो उसके 1/3 जो फ्रैक्शन आया उसकी पेमेंट करेंगे तो ₹5 बनेंगे। ये दोनों वैल्यू मिला दी, जो शेयर दे रहे हैं उनकी कीमत और जो कैश दे रहे हैं उसकी कीमत, टोटल हो गया परचेज कंसिडरेशन 2 लाख। तो इस तरीके से चारों मेथड को हम कर सकते हैं, बाद में इसको और देख सकते हो रिलैक्स होकर के फिर से। अब अकाउंटिंग मेथड
फॉर अमेलगमेशन। अमेलगमेशन के लिए अब अकाउंटिंग मेथड कौन से अपनाए जाते हैं, अकाउंटिंग किस तरीके से करते हैं अमेलगमेशन में। तो अकाउंटिंग का मतलब हो गया बुक्स कैसे बनाते हैं, एंट्री कैसे करते हैं, बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे। तो दो मेथड हैं, पहला है पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड और दूसरा है परचेज मेथड। कौन सा मेथड कब अपनाया जाता है, तो देखिए सबसे पहले देखते हैं पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड में। ये मेथड एप्लीकेबल तब होता है जब अमेलगमेशन हो नेचर ऑफ मर्जर का, यानी कि जब अमेलगमेशन पांचों कंडीशन पूरी करता हो, पांचों कंडीशन पूरी करता हो ES 14 का अकॉर्डिंग, तो उसको मर्जर के नेचर का अमेलगमेशन कहा जाएगा और उसमें अकाउंटिंग के लिए ये मेथड अपनाया जाएगा पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड। देखो पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड क्या कहता है, इंटरेस्ट का मतलब होता है यहाँ पे हित, एक कंपनी का उसके एसेट्स में हित होना। तो ये मेथड क्या कहता है कि एसेट, लायबिलिटी और रिजर्व जो भी होंगे ट्रांसफरर कंपनी की, यानी कि जो कंपनी बिक रही है उसके, वो रिकॉर्ड होंगे ट्रांसफरी कंपनी की बुक्स में अपनी एग्जिस्टिंग वैल्यू इस मेथड के अंदर। सेकंड कह रहे हैं कि एडजस्टमेंट इन द वैल्यू is done only if any conflict in the accounting policies of the transfer and transferee companies is found। मतलब बुक वैल्यू एज इट इज रहनी चाहिए, लेकिन केवल उस केस में एडजस्टमेंट कर सकते हैं जब अकाउंटिंग पॉलिसी की ये रिक्वायरमेंट हो। जो खरीदने वाली कंपनी है उसकी अकाउंटिंग पॉलिसी कहती हो कि भाई जो कंपनी से हमारे पास एसेट आई है उनमें कुछ बदलाव की जरूरत है। नेक्स्ट है बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ ट्रांसफरर कंपनी should be aggregated with the corresponding balance of transferee company। जो कंपनी ट्रांसफरर कंपनी है अगर उसके अकाउंट्स में कोई बैलेंस थे प्रॉफिट के, तो वो जो कंपनी ट्रांसफरी है उसके प्रॉफिट के बैलेंस में जोड़ के दिखा दिए जाएंगे। इन आइडेंटिटी ऑफ रिजर्व इज प्रिजर्व्ड इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरी कंपनी। और अगर कोई रिजर्व है ट्रांसफरर कंपनी के, तो उन रिजर्व की आइडेंटिटी प्रिजर्व की जाएगी। मतलब जैसा रिजर्व होगा, रेवेन्यू रिजर्व है तो रेवेन्यू रिजर्व में ही दिखेगा ट्रांसफरी कंपनी की बुक्स में, कैपिटल रिजर्व है तो कैपिटल रिजर्व में ही दिखेगा। अब आता है परचेज मेथड में क्या ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। तो परचेज मेथड कहता है ये मेथड एक तो अप्लाई तब होगा जब नेचर ऑफ परचेज का होगा अमेलगमेशन। इसके अलावा एसेट और लायबिलिटी ट्रांसफरर कंपनी की रिकॉर्ड होंगी बुक्स में ट्रांसफरी कंपनी की में एग्रीड वैल्यू पे, यानी कि यहाँ पे बुक वैल्यू पे ना होकर के जिस वैल्यू पे सहमत हो जाएंगी दोनों कंपनी उस पे वहां पे दिखाई जाएंगी। डिफरेंस बिटवीन परचेज कंसिडरेशन एंड नेट एसेट ऑफ ट्रांसफरर कंपनी, या तो गुडविल होगा या तो रिजर्व होगा। फॉर एग्जांपल, जैसे जिस कंपनी को खरीदा गया है, मान लो उसका परचेज कंसिडरेशन 20 लाख है, लेकिन उसकी नेट एसेट की वैल्यू जब निकाली, नेट एसेट की वैल्यू मतलब टोटल ऑफ एसेट माइनस टोटल ऑफ लायबिलिटी, नेट एसेट की वैल्यू निकाली, मान लो वो कम है। अगर हमने परचेज कंसिडरेशन 20 लाख तय किया और वैल्यू ऑफ नेट एसेट 18 लाख है, तो इसका मतलब 2 लाख हमने ज्यादा पैसा दे दिया उस कंपनी को जिसका हमने बिजनेस खरीदा है, तो जो ज्यादा दे दिया वो उसकी गुडविल मान ली जाएगी। लेकिन अगर वैल्यू ऑफ नेट एसेट ज्यादा है कि नेट एसेट हमारे पास 22 लाख की आ रही है और पेमेंट हम 20 लाख से ही कर दे रहे हैं, तो 2 लाख का बेनिफिट हो रहा है ट्रांसफरी कंपनी को, बायर कंपनी को। तो वो जो बेनिफिट है वो कैपिटल नेचर का बेनिफिट माना जाएगा और कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। नेक्स्ट है गुडविल क्रिएटेड एट द टाइम ऑफ अमेलगमेशन इज टू बी रिटर्न ऑफ विद इन ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ 5 ईयर। हाँ, अगर इस तरीके से जो गुडविल बन रही है, अगर बन जाती है बुक्स में गुडविल, तो अब उसको राइट ऑफ करना पड़ेगा और वो 5 साल में राइट ऑफ करना होगा मैक्सिमम। बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो अपीयर होगा ट्रांसफरी की कंपनी की में, वो अपनी आइडेंटिटी लूज कर देगा, कोई रिजर्व या प्रॉफिट दिखता नहीं। आइडेंटिटी ऑफ रिजर्व ऑफ ट्रांसफरर कंपनी, जो कंपनी बिक रही है उसके रिजर्व की कोई पहचान नहीं रहेगी नई कंपनी की बुक्स में, छोड़ करके स्टैट्यूटरी रिजर्व को। यानी कि अगर स्टैट्यूटरी रिजर्व कौन से होते हैं, जो किसी स्टैट्यूट की वजह से बुक्स में दिखाए जाते हैं, किसी कानून की वजह से, किसी एक्ट की वजह से दिखाए जाते हैं, तो वो दिखाने ही पड़ेंगे। तो अब तक हमने बात करी अमेलगमेशन की। अब अगला टॉपिक इसी में स्टार्ट होता है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, दरअसल रिकंस्ट्रक्शन 2 तरह का है।
एक्सटर्नल और इंटरनल। तो एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन तो क्या है कि पुरानी कंपनी जो बंद हो रही है उसी के शेयर होल्डर एक नई कंपनी बना लेते हैं, न्यू बी कंपनी। और ये जो न्यू बी कंपनी बनी है इसने पुरानी बी कंपनी का सारे बिजनेस खरीद लिया, पुरानी कंपनी बंद हो गई। ऐसा अक्सर जब कोई कंपनी बैड नेम अर्न कर लेती है, जब रेपुटेशन डाउन होने लग जाती है, तो वो अपना नाम बदल करके काम करना शुरू कर सकती है, उसके लिए करती है। लेकिन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है, इसमें कोई कंपनी बंद नहीं होती और कोई कंपनी शुरू नहीं होती, ना तो कोई नई कंपनी बनती है ना कोई पुरानी कंपनी बंद होती है, सब एज इट इज रहता है, केवल कुछ स्ट्रक्चर में बदलाव किया जाता है। और इसके कारण क्या होते हैं, ओवर कैपिटलाइजेशन की प्रॉब्लम को रिजोल्व करने के लिए, कैपिटल स्ट्रक्चर में बदलाव करने के लिए, फेस वैल्यू चेंज करने के लिए शेयर्स की, एक्यूमुलेटेड लॉसेज या ओवरस्टेटेड एसेट हैं तो उनको करेक्ट करने के लिए, फ्रेश कैपिटल इशू करने के लिए, और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कोई बदलाव करने के लिए। तो रिकंस्ट्रक्शन दो टाइप का हो सकता है, एक्सटर्नल और इंटरनल। रिकंस्ट्रक्शन दो तरीके का हो सकता है, इसको ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके हैं अभी। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन जब एग्जिस्टिंग कंपनी समाप्त हो जाती है, लिक्विडेट हो जाती है, नई कंपनी बनाई जाती है, पुरानी कंपनी के एसेट और लायबिलिटी को ले लेती है, शेयर होल्डर जो ओल्ड कंपनी के होते हैं वही शेयर होल्डर नई कंपनी के भी शेयर होल्डर रहते हैं। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन एक इंटरनल रीऑर्गेनाइजेशन है, ना तो कोई कंपनी लिक्विडेट होती है, समाप्त होती है, ना कोई नई कंपनी बनती है। एसेट को रिवैल्यू कर लिया जाता है, लायबिलिटीज को रीअसेस कर लिया जाता है, एक्यूमुलेटेड लॉसेज अगर होते हैं तो उनको रिड्यूस कर दिया जाता है और शेयर कैपिटल को भी रिड्यूस कर दिया जाता है। इन दोनों में डिफरेंस इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन और एक्सटर्नल में। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में एग्जिस्टिंग कंपनी लिक्विडेट नहीं होती है, एक्सटर्नल में लिक्विडेट हो जाती है, एग्जिस्टिंग यानी कि ओल्ड कंपनी। इंटरनल में न्यू कंपनी कोई फॉर्म नहीं होती है, एक्सटर्नल में न्यू कंपनी फॉर्म होती है। इंटरनल में कैपिटल रिड्यूस हो जाती है, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में कोई कैपिटल रिड्यूस नहीं होती है। इंटरनल में नो नीड टू ट्रांसफर एसेट ऑफ लायबिलिटी, एसेट और लायबिलिटी को ट्रांसफर करने की कोई जरूरत नहीं है। एक्सटर्नल में ट्रांसफर करने पड़ते हैं क्योंकि एक कंपनी बंद हो जाती है, उसकी जगह नई कंपनी बन जाती है। अप्रूवल ऑफ ट्रिब्यूनल इज रिक्वायर्ड, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के केस में ट्रिब्यूनल का अप्रूवल चाहिए, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में अप्रूवल ऑफ ट्रिब्यूनल रिक्वायर नहीं है। नेक्स्ट है प्रोविजंस रिगार्डिंग इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। अब इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के संदर्भ में कौन कौन से प्रावधान है, प्रोविजन है जो फॉलो करने पड़ते हैं। सबसे पहला है कि कंपनी मस्ट बी ऑथराइज्ड बाय आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इसके लिए ऑथराइज करते हो कि कैपिटल रिडक्शन हो सकती है। कंपनी को एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, कंपनी को ड्यू परमिशन लेनी पड़ेगी कोर्ट से या ट्रिब्यूनल से कैपिटल रिडक्शन के लिए। कंपनी को रीपे करने पड़ेंगे अपने कोई डिपॉजिट्स, यानी कि कोई लोन वगैरह है या कोई इंटरेस्ट ड्यू है तो पहले वो क्लियर करने पड़ेंगे, तब कैपिटल रिड्यूस होगी, ताकि उन पे लोन पे कोई समस्या ना आए किसी के पे। द रिटन कंसेंट ऑफ क्रेडिटर इज रिक्वायर्ड फॉर द कैपिटल रिडक्शन, कैपिटल रिडक्शन के लिए जो क्रेडिटर्स हैं उनका रिटन कंसेंट चाहिए, सहमति चाहिए कि उनको कोई आपत्ति नहीं है। कंपनी को एक पब्लिक नोटिस देना होगा इस रिगार्ड में कि कंपनी अपना कैपिटल रिडक्शन करने जा रही है। अब है मोड्स ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। ये जो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन है इसके कौन कौन से तरीके हो सकते हैं, तो इसके तरीके हो सकते हैं ये पांचों टाइप के, एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे। सबसे पहला ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल को ऑल्टर मतलब उसमें बदलाव कर सकते हैं। बदलाव कैसे कर सकते हैं, शेयर कैपिटल को इंक्रीज कर सकते हैं नया इश्यू ला करके, शेयर कैपिटल को डिक्रीज कर सकते हैं, पुराने अनइश्यूड शेयर अगर कोई है तो उनको कैंसिल करके, शेयर को कन्वर्ट कर सकते हैं स्टॉक में या स्टॉक को कन्वर्ट कर सकते हैं शेयर्स में, कंसोलिडेट कर सकते हैं शेयर्स को स्मॉलर अमाउंट में, कि जो शेयर्स है उनको लार्जर अमाउंट के में, जैसे मान लो 10-10 रुपए के शेयर थे उनको 100-100 रुपए के शेयर बना सकते हैं 10 शेयर को मिला करके। सब डिवीजन ऑफ शेयर, अगर शेयर की लार्ज अमाउंट है, मान लो शेयर 100 रुपए का है और कंपनी चाहती है कि इसको हम 20-20 रुपए के 5 शेयर में बदल दें, तो ऐसा भी कर सकते हैं। ये इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन है। ऐसे ही इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का हो सकता है रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल एंड अदर लायबिलिटी, कंपनी के अदर लायबिलिटी या जो शेयर कैपिटल है उनको रिडक्शन कर लिया जाए, उसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा।
वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर राइट, जो शेयर होल्डर्स के राइट हैं उनमें कोई बदलाव किया जाए तो उनमें बदलाव किया जा सकता है। कई तरीके के राइट्स रहते हैं शेयर होल्डर्स के, जैसे कंपनी ने कहा कि हमारे कुछ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं, उनका अभी तक जो राइट था वो एक्यूमुलेटेड, यानी कि जो उनका डिविडेंड था वो एक्यूमुलेट होता था। तो ऐसे केस में ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स को जो एक्यूमुलेटेड है, उनको नॉन एक्यूमुलेट में बदला जा सकता है, तो राइट में बदलाव हो सकता है। कंप्रोमाइज एंड अरेंजमेंट, कोई कंप्रोमाइज करना और अरेंजमेंट करना, जैसे शेयर होल्डर्स को कहा जा सकता है कि देखिए कंपनी घाटे में चल रही है, लॉसेज इकट्ठे होते होते काफी बड़े हो चुके हैं और वो लॉसेज कंपनी की बैलेंस शीट में एसेट साइड में लॉस दिख रहे हैं जो कि कंपनी की छवि खराब कर रहे हैं। तो बेटर है कि हम जो लॉस हैं उनको एसेट साइड से लॉसेज को हटा देते हैं 1 लाख के को, और आपकी कैपिटल में से 1 लाख हटा देते हैं। तो शेयर होल्डर्स को या डिवेंचर होल्डर्स को किसी को भी इस मामले में तैयार किया जा सकता है कंप्रोमाइज के लिए और अरेंजमेंट करने के लिए। सरेंडर ऑफ शेयर्स, शेयर होल्डर्स को रिक्वेस्ट किया जा सकता है शेयर सरेंडर करने के लिए। ये भी इसीलिए किया जाता है ताकि कैपिटल रिडक्शन हो जाए, रिड्यूस हो जाए और जो लॉसेज हैं वो राइट ऑफ हो जाए बुक्स से। तो ये था इसके बारे में।